नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही जरूरी शिक्षक परीक्षा मतलब यूपी टेट की। इसमें ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और आज हम उसी पर बात करेंगे। जी हां, आपने सही सुना। यूपी टेट का जो पूरा इवैल्यूएशन का तरीका है वो बदलने वाला है। मतलब एक नया सिस्टम आ रहा है और सोचिए इसका असर लाखों उम्मीदवारों के नतीजों पर पड़ने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, इस बदलाव की जो जड़ है ना, वो छिपी है एक बहुत बड़ी चुनौती में, और वो चुनौती है इतने बड़े स्केल पर एग्जाम करवाना। जरा इस नंबर को देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा। सोचिए, पिछले कुछ सालों में इतने सारे लोग इस परीक्षा में बैठे हैं। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि जाहिर सी बात है सबका एग्जाम एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराना, भाई ये तो लगभग नामुमकिन है। तो करना क्या पड़ता है? एग्जाम को अलग अलग दिनों या फिर अलग अलग शिफ्ट्स में करवाना पड़ता है। और बस असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब जरा सोचिए, एक शिफ्ट का पेपर आ गया थोड़ा आसान और दूसरी शिफ्ट का पेपर आ गया बहुत मुश्किल। तो क्या अब इन दोनों शिफ्ट्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स को सीधे सीधे कंपेयर करना, क्या ये फेयर होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इस अनफेयरनेस वाली चुनौती से निपटने के लिए क्या हल निकाला गया? इसका जवाब है एक बहुत ही खास प्रोसेस। ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जिसे अब यूपी टेट में भी लागू करने का फैसला हुआ है, और इस प्रोसेस का एक खास नाम भी है। नाम है नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या? देखिए, ये एक स्टैटिस्टिकल तरीका है। जब कोई एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होता है ना, और पेपर्स भी अलग अलग होते हैं, तो ये मेथड सबके स्कोर को ऐसे एडजस्ट करता है कि एक फेयर कंपैरिजन हो सके। बस यही इसका काम है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एग्जाम कई शिफ्ट में होंगे। फिर ये देखा जाता है कि कौन सा पेपर कितना मुश्किल था, कौन सा आसान था, मतलब डिफिकल्टी लेवल चेक होता है। फिर एक खास फॉर्मूले से सबके स्कोर को ऊपर नीचे मतलब एडजस्ट किया जाता है, और आखिर में कॉमन नॉर्मलाइज्ड मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है। पूरे प्रोसेस का मकसद सिर्फ एक है, फेयरनेस। लेकिन जो चीज़ सुनने में इतनी फेयर लग रही है, वो आखिर कंट्रोवर्शियल क्यों है? कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो बस नॉर्मलाइजेशन के भी हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये वाकई में निष्पक्षता के लिए एक जरूरी कदम है, या फिर ये कैंडिडेट्स के लिए टेंशन का एक नया कारण बनने वाला है? यहां पर दोनों साइड की बातें साफ साफ दिखती हैं। एक तरफ जो लोग इसके फेवर में हैं, वो कहते हैं कि इससे सबको बराबर मौका मिलता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है, और वैसे भी ये तरीका कई दूसरे बड़े एग्जाम्स में पहले से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता की बात यह है कि ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब पारदर्शी नहीं है। और सबसे बड़ा डर तो उन स्टूडेंट्स को है जिनका पेपर मुश्किल था पर उन्होंने अच्छा स्कोर किया। उन्हें लगता है कि कहीं उनके नंबर कम ना कर दिए जाएं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस फैसले को एक बड़ी पिक्चर में देखते हैं, क्योंकि ये जो बदलाव है ना, ये अकेला नहीं आया है। ये मॉडर्नाइजेशन और सिस्टम में हो रहे कई बदलावों का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ कुछ और भी नए नियम आ रहे हैं, जैसे कि पहली बार सर्टिफिकेट सब डिजी लॉकर पर मिलेंगे। ये एक बड़ा डिजिटल स्टेप है। फिर अब अपनी फोटो, अपनी कैटेगरी, इन सारी डिटेल्स को चेक करने की पूरी जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एग्जाम हमेशा से ही बहुत हाई स्टेक्स रहा है और नियुक्तियों को लेकर विवाद भी होते रहे हैं। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक नियम का बदलना नहीं है, ये इस सोच में एक बड़ा बदलाव है कि इतने बड़े एग्जाम्स में फेयरनेस को मतलब निष्पक्षता को आखिर मापा कैसे जाए।